हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने पढ़ लिया है, बेसिक पार्ट देख लिया है। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक अगर तुम लोगों ने देख लिया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टार्टिंग में, है ना। एडवांस चीज़ें तो चलती रहेंगी, अपनी आर डी शर्मा करेंगे, एडवांस होते रहेंगे हम, बट बेसिक तो कम से कम आइडिया हमें लगे कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या क्या आना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हो तो वेल सब है, और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, अभी तक भी नहीं पढ़ी है ना, तो ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को बहुत कुछ फायदा होने वाला है, बहुत कुछ मतलब। बाकी तुम देख लेना, वीडियो देख के कमेंट करके बता देना कि सर फायदा हुआ कि नहीं हुआ। प्रीवियस वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले छोटी सी स्टार्टिंग करता हूँ मैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना ही क्यों पढ़ रहा है। देखो, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, है ना। ज़्यादा मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तुम हर कोई वीडियो देखते होगे उसके अंदर यही चलता रहता है 10 मिनट तक, तो मैं इस पर इतनी बातें नहीं करूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जब देखी थी तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जीरो इक्वल लगा दो, चाहे क्वाड्रेटिक, है ना, इक्वल्स टू जीरो। इसमें ए जीरो नहीं हो सकता। ये कुछ नई चीज़ें हैं जो अब तुम्हें ध्यान देनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, ये सीखना। अभी तक तुम ए नॉट जीरो नहीं पढ़ते थे, है ना, बट आगे से जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे को, ये ध्यान रखना। अब जब हम इसके रूट्स निकालते थे, क्या निकालते थे, रूट्स मतलब सॉल्यूशन निकालते थे, तो हम डी को चेक करते थे। डी होता था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, है ना। रूट्स में नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर कैसा होता है। कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स जो होंगे, मतलब उसमें जो वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू हम पुट करेंगे वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो अगर डी की वैल्यू, सबसे पहली बात, ग्रेटर देन जीरो आती थी, मतलब जीरो से ज्यादा, डी की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी आ रही है, तो हम बोलते थे रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, अलग अलग होते थे। और फिर तुम कहोगे डी की वैल्यू जीरो आती थी सर हमारी, तो हम बोलते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऑल्सो। यहां तक बात ठीक थी। बट जब हमारी डी की वैल्यू माइनस में आ जाती थी, मतलब डी की वैल्यू आ रही है -5, डी की वैल्यू -40, इस टाइप से आती थी, तो हम बोलते थे डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, जीरो से कम है, तो हम यहाँ पे लिख देते थे नो रियल रूट्स। क्यों बोल देते थे? क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो फॉर्मूला था, एक्स की वैल्यू होती थी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो हमें एक चीजें, बचपन में हमने एक चीजें पढ़ रखी थी कि स्क्वायर रूट में अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉसिबल है ये चीजें। तो क्यों? क्योंकि जो अंदर वाला नंबर है वो किसी का स्क्वायर हो सकता है, बट स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाला नेगेटिव नंबर है, इट इज अ स्क्वायर नंबर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता था हमारे अभी तक सिलेबस में, है ना। तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। बेसिक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, +2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है, मतलब दिस इज अ स्क्वायर नंबर दैट इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। तो ये जो सिचुएशन हमारे पास आई कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं, हम बोल देते थे ये हमारे बस की विद्या नहीं है, हम नहीं पढ़ने वाले इसको। हम उसको एक बात से लिख के टाल देते थे, नो रियल रूट्स, खत्म, क्वेश्चन खत्म। हमने आगे रूट्स ही फाइंड आउट नहीं किए थे। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन, इसको हमें पढ़ना था। तो बाकी लोगों के सामने भी प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? तो जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी एनसीईआरटी में गिवन है कि कहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है, वो यहाँ से हुई है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की तो हमने 1 को उधर भेजा, तो एक्स स्क्वायर इज -1, एक्स की वैल्यू निकालनी चाहिए तो अंडर रूट में -1 आ गया। और फिर हमने कहा ये तो नॉट डिफाइन है अभी तक, तो इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या किया जाए। बोला यहाँ से एक नई चीज की शुरुआत होती है जो थी कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमें नंबर सिस्टम को थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। अभी तक हमने रियल नंबर पढ़े थे, रियल में दो नंबर थे बच्चा, रेशनल था और क्या था, इरेशनल था, ये पढ़े थे। बोला अब रियल से ऊपर चलो, रियल को किसी के अंदर लेके आओ, रियल से भी बड़े नंबर ढूंढने पड़ेंगे।
रियल नंबर्स कहाँ होते हैं? नंबर लाइन पे होते हैं, सारे नंबर नंबर लाइन पे होते हैं। बट अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, तो एक नए नंबर का इजाद किया गया या एक नया नंबर खोजा गया जिसको बोला गया बच्चा इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोला गया है? इमेजिनरी नंबर्स। जो नंबर मन के ख्यालों में चलते हैं, है ना, ख्याल है, ख्याली पुलाव है, उनको बोला गया है इमेजिनरी नंबर्स। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है क्या डिफाइन किया इन्होंने? इन्होंने कहा कि अंडर रूट के अंदर अगर -1 है तो इस नंबर को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको पढ़ेंगे आयोटा। क्या पढ़ेंगे? आयोटा। ये ग्रीक वर्ड का एक लेटर है और ग्रीक वर्ड है ना, आयोटा। उसका आई से डिनोट कर रहे हैं इसको, और इसको हम बोलेंगे क्या? आयोटा बोलेंगे। तो अब बच्चों की दिक्कत आएगी, ठीक है आई लेके आ गए आप, आई का मतलब समझ में आ गया, अंडर रूट में -1 हुआ तो आई हुआ। तो एक बच्चा आके मेरे को बोला अंडर रूट में -3 हुआ तो इसको क्या हम 3 आयोटा बोलेंगे या फिर इसका कोई दूसरा नाम रखेंगे? तो मैंने कहा इसको ये बेसिक है, आई इज अंडर रूट -1, अंडर रूट में -1 है उसको आयोटा बोलेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट में -3 है, इसको तुम पढ़ोगे अंडर रूट के अंदर -1 इंटू 3। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे कि अंडर रूट में a इंटू बी होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चा अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी। ये बात तभी सही हो सकती है व्हेन a is positive, b is maybe both are positive, maybe a is positive, b is negative, maybe a is negative and b is positive। ध्यान से सुन लेना, ये चीज लिख लेना कहीं पे। ये तभी अप्लाई होगी जब इन दोनों नंबर में से एक पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब ये काम नहीं चलेगा। या तुम ऐसे समझ लो, एक या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर एक तो कम से कम पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो इस कंडीशन में तुमने इसको अप्लाई किया तो तुमने कहा इट इज अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट -1 है, इसको हम आयोटा बोल सकते हैं इंटू अंडर रूट 3। और कंसिडर इसको एक वेरिएबल की तरह यूज में लेना है, तो वेरिएबल इंटू ए नंबर, तो यू विल राइट इट इज अंडर रूट 3 आयोटा लिख दो या फिर आयोटा अंडर रूट 3। ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक पूरा चैप्टर का प्रोसेस निकल के आया कि अच्छा हमें एक इमेजिनरी नंबर ढूंढना पड़ा, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जिसके अंदर हम नंबर्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। नंबर्स को क्या नहीं कर पा रहे थे? डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो हमें एक नए नंबर की खोज करनी पड़ी जिसको बोला गया इमेजिनरी नंबर्स। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर है, दोनों का मिक्सअप इन कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया गया है। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हारे को समझ में आ गई होंगी। धीरे धीरे सारी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स में तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे इनको यूज में लेना है, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, है ना। अभी तक के लिए इतना बहुत है तुम्हारे को। आयोटा एक अंडर रूट -1 को बोलते हैं, और अगर कोई भी नंबर अंडर रूट में माइनस का है तो उसको अलग कैसे करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। देखो जैसे रियल नंबर्स होते हैं उनको r से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से, है ना। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा किससे करते हैं? स्मॉल z से। तो z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? जनरल फॉर्म। कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म कैसी होती है, तो वो होती है a प्लस आयोटा बी या b आयोटा, जिसमें ये जो पार्ट होता है जो बिना आयोटा के दिख रहा है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो b है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? इमेजिनरी पार्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रियल ऑफ z REZ से, और इसको लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब b को लेते वक्त ध्यान रखना रे बाबा, ये साइन साथ में रहेगा, ठीक है ना। देखो अगर मैंने तुम्हें कहा 3 + 4 आयोटा, तो तुम बोलोगे सर रियल पार्ट ऑफ z इज +3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज +4। अगर मैंने लिखा z इज अंडर रूट 5 -7 आयोटा, है ना, मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो इसमें तुम बोलोगे रियल पार्ट ऑफ z है सर अंडर रूट 5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है -7। ध्यान से, मैंने ये बस इसी के लिए समझा रहा हूँ कि साइन साथ में रखना है।
मतलब क्या है कि सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब अगर कोई नंबर ऐसा दिख गया गलती से 4 या फिर जेड दिख गया 7 आयोटा, सर ये एक ऐसा नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें रियल पार्ट नहीं है। तो आपने तो कहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट, दो नंबर प्लस हुए हुए दिखते हैं ऐसी फॉर्म में, एक रियल दिखेगा जिसके साथ कोई आयोटा नहीं दिखेगा, एक दूसरा जिसमें आयोटा दिखेगा। बट एक ऐसा एग्जाम्पल आपने लिख दिया है जिसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं दिख रहा है और इसमें रियल पार्ट नहीं दिख रहा है, तो ये कौन से नंबर है? तो मैंने कहा बच्चा जिसमें आयोटा नहीं दिखता है तुम इसको ऐसे लिख दोगे 4 + 0 आयोटा, तो ये गलत नहीं है। और इसको तुम अगर लिख दो z = 0 + 7 आयोटा, तो ये गलत नहीं है। ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में बन गए हैं, कंपोजिट नंबर की फॉर्म में लिख दिया है, ये तुम्हें लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। नाउ ऐसा नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल। और जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है बट रियल पार्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। मैं तुम्हें बहुत ही सटीक एंड साफ तरीके से बिना इधर उधर घुमाए हुए सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ, जो तुम्हें काम की बातें हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगी। एक दो बार वीडियो देखना पड़ सकता है या फिर बैठ के चीज़ों को आराम से समझना पड़ सकता है कि सर ऐसा, अच्छा ऐसा होगा। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि वाई ढूंढने कम है, कोशिश करनी कि वाई कम ढूंढे। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ना पड़ रहा है? जिसमें दो पार्ट होते हैं, इमेजिनरी और रियल। तो अगर मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का चार्ट बना के दिखाऊं, तो ये अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसके दो पार्ट हो गए, एक तो रियल और एक इमेजिनरी। रियल में रेशनल और इरेशनल, ठीक है। रेशनल में कौन कौन होते हैं? और नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, है ना। इरेशनल जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए, है ना, वो सब। नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर हो गए, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, वो सारे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, वो सारे। तो रियल और इमेजिनरी को मिला के बना दिया कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक भी बात ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं थी, हम सब कुछ समझ में आ रहा था, बहुत अच्छे से कामें चल रही थी। बट जब हमने आयोटा को देखा तो आयोटा दिक्कत क्रिएट करने लगा कि अकेला आयोटा तो कोई काम का नहीं है, आयोटा आयोटा कुछ और भी होते हैं। मतलब मैंने कहा अगर तुमने आयोटा की वैल्यू देखी √-1 है, तो इस आयोटा की पावर्स कुछ पॉसिबल हैं। मतलब या तो आयोटा की पावर 0 हो जाएगी, आयोटा की पावर 1 हो जाएगी, आयोटा की पावर 2 हो जाएगी, आयोटा की पावर 3 हो जाएगी, आयोटा की पावर 4 हो जाएगी, ऐसे चलते चलते आयोटा की पावर n हो जाएगी। तो मैं इसमें तुम्हें ज़्यादा डीपली नहीं लेके जा रहा, जब हम आर डी शर्मा पढ़ेंगे तब हम इसमें ज़्यादा डीपली चलेंगे। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है उतना तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं आयोटा की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर 1 आयोटा उसी को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है -1। आयोटा की पावर 2, तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म हमें पता है कि इसको मैं आयोटा इंटू आयोटा रख सकता हूँ, है ना। तो तुम समझने को इसको √-1 इंटू √-1 लिख सकते हो। या फिर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट भी समझ सकता है कि इट इज आयोटा स्क्वायर, मतलब √-1 का स्क्वायर। और यहाँ से भी यही निकल के आ रहा है, फिर दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी पावर 2 हो जाती है, सेम नंबर्स को। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा -1। तो तुम्हें यहाँ से याद क्या रखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इस तरीके से होती है। ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए माइंड में। आयोटा की पावर 3 है तो तुम याद करोगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ मैं, पावर 3 है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी बताइए आपने -1 होती है, इंटू आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई बच्चा? माइनस आयोटा। यूज करेंगे तो याद हो जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आयोटा की पावर 4 को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। या फिर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे कि सर 2 इंटू 2, 4 को मैंने स्प्लिट किया 2 इंटू 2 में,
तो मैं इसको लिखता हूँ आयोटा पावर 2 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकता है। तो इसको क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 2 -1 और -1 का स्क्वायर +1, तो आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, +1। अब देखो, अगर कहीं तुम्हें आयोटा की पावर 17 मिले, है ना, तो अब हम क्या करें। मैंने कहा देखो, तुमने यहाँ पे एक रूल समझा, इस तरीके से लिखने से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो रहा है। कैसे कि सर आयोटा की पावर 17 है, 17 में मैं 2 का डिवाइड करूँ तो 8 टाइम्स 16 आता है, तो मैं आयोटा स्क्वायर के ऊपर 8 लगा दूँ तो 8 2 जा 16, तो ये हो गई, एक पावर बच गई है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ आयोटा, ऐसे लिख सकता हूँ। 17 में 2 का डिवाइड करके देखा, 2 8 टाइम जा रहा है, बची हुई पावर को साइड में रख दिया। मान लो आयोटा की पावर 47 है, तो आयोटा की पावर 2 तो रख ली, अब मैं 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ, इसके पास में पहुंचे, तो इसमें 2 का डिवाइड कर लो, 23 के टाइम जा रहा है, फिर बची पावर कितनी, 1। सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। आयोटा की पावर 79, आयोटा की पावर 2, 3 2 जा 6, 39, है ना, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, हाँ 9 2 जा 18 इंटू आयोटा। क्लियर है। हाँ, अब देखो आयोटा की पावर 2 की वैल्यू -1 और उसकी पावर 8 इंटू आयोटा। कोई भी नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो अंदर अगर माइनस है तो वो आंसर आएगा प्लस, अगर अंदर माइनस और बाहर पावर ओड है, ये बात मेरे हिसाब से सबको पता होगी कि -1 की पावर n इज मे बी +1 और -1 की पावर n इज -1। व्हेन इस कंडीशन में n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और इस कंडीशन में n क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, है ना। ये बात बेसिक आइडिया तुम्हें होगा। तो इसके हिसाब से +1 हो गया इंटू आयोटा, तो इसकी आंसर क्या आ गया, आयोटा। ये फिर से -1 की पावर 23 इंटू आयोटा। सर -1 की पावर ओड है, क्या है, ओड, तो आंसर आएगा माइनस और आयोटा साथ में। यहाँ पे देख लो, -1 की पावर 39 इंटू आयोटा, -1 की पावर ओड है सर, तो आंसर आएगा माइनस और साथ में चलेगा आयोटा। अगर तुम्हें इतनी बात आ रही है कम से कम, तो तुम जो अब अभी जो सिलेबस है तुम्हारा 23 और 24 के लिए, उसमें 4.1 एक्सरसाइज ही है, तो इतनी बात तुम्हें आती है तो 4.1 एक्सरसाइज तुम्हारी हो जाएगी। एक टॉपिक और बचता है, बट इतना तो तुम्हें आता चाहिए, है ना। तो बेसिकली इतना आइडिया तुम्हें लग गया है, तो ये तुम्हारा एकदम से बेसिक पार्ट है जो तुम्हें कंपलसरी है, इतना तो आना ही चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। अब सुनो दूसरी बात, इसके बाद हमारे पास, जैसे हमारे पास रियल नंबर आए थे, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थे, तुमने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। वो सब बातें भी इसके अंदर हैं कि दो रेशनल नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल भी कब हो सकते हैं। बहुत सारी बातें बची हुई है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं हर चैप्टर के लिए इस टाइप से तुम्हारे को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा एनसीईआरटी लेवल का, कि मेरे बच्चों को आर.डी. शर्मा पढ़ने से पहले, अगर कोई बच्चा आर.डी. शर्मा के लिए मेरे चैनल से जुड़ा है तो आर.डी. शर्मा तो उसको समझ में आए, प्लस अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही थी तो उसको एनसीईआरटी तो आए, क्या पता इसको आने से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मेरे को एनसीईआरटी तो बहुत इजीली आ गई है, तो चलो सर के वीडियो से आर.डी. शर्मा भी पढ़ लेते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है बच्चा, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस की कमी है तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कोई बच्चे कहने को कह सकते हैं सर आप तो बहुत छोटी छोटी बातें बताते हैं, आप आर.डी. शर्मा के नाम से अपने आप को जानते हैं और आप छोटी छोटी बातें बताते हैं। बेटा ये बात मैंने 10th क्लास में फील किया बच्चों के अंदर, कि जब मैं लाइव पढ़ाता था तो बच्चों को कुछ बेसिक बातें भी नहीं आती थी, तो वो मेरे को थोड़ा सा हर्ट कर गया कि यार ये तो गलत हो रहा है बच्चों के साथ। तो मेरे चैनल के ऊपर उनको एनसीईआरटी का बेसिक पार्ट भी मिले और आर.डी. शर्मा का सॉल्यूशन भी मिले। ओके, थैंक यू।